गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें अब हम बिल्कुल लास्ट चैप्टर पे पहुंचे थे, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर से और एमसीक्यू के तौर से इम्पॉर्टेंट है, हमने वो डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि ये कैसा वक्त था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी, कैसे मेजॉरिटी मोर देन 80% मेंबर्स जो थे वो कांग्रेस के थे। फिर हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और कैसे जो एक विजन था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना है जो सबके लिए हो, तो उसमें डिबेट्स हो रही थी, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स इन्वॉल्व थी, तो बहुत सारी डिस्कशंस होती थी। तो उन सब चीज़ों पे डिस्कस किया गया था। और हमने देखा था कि कैसे एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उठी थी, जिसको बिल्कुल मना कर दिया गया था ये कह के कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बना तो जो वो पार्टीशन वाला घाव है वो फिर से बढ़ जाएगा एंड वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था, तो फिर ये बोला गया कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये दोबारा से उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। एंड इवन जो माइनॉरिटी है उन्होंने बोला कि ये मेजॉरिटी से हमें अलग कर देगा। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों ने ही इस बात को एग्री किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। अब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था इससे पहले कि वी विल नीड मच मोर देन अ रेजोल्यूशन। इससे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे डिस्कशन को। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो हमेशा वीडियो के साथ अपडेटेड रहेंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। वी विल नीड मोर दैन अ रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये बात एनजी रंगा ने बोली थी, वो एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने ही बोला था कि हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ज़्यादा कुछ चाहिए। ये अर्ज कर रहे थे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इकोनॉमिक टर्म्स में किया जाए, क्योंकि हर इंसान रिलीजन की टर्म में देख रहा है, पर हम ये नहीं सोच रहे कि चाहे मेजॉरिटी है चाहे माइनॉरिटी है, जो भी इंसान एक इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से, जो इंसान पुअर है, उसके लिए कंडीशंस, वो किसी भी रिलीजन का है उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं। क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स में डिफ़िकल्टी होती है तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। रिलीजन के बेस पे ही हम लोग हर चीज़ को देख रहे थे कि पार्टीशन हो गया, अब सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमें इसकी बजाय हमें इकोनॉमिक टर्म्स में करना चाहिए। रियल माइनॉरिटी उन्होंने कहा वो है जो पुअर है, जो डाउन ट्रोडन है। हमें इसको रिलीजन की जगह हमें इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखना चाहिए। उन्होंने लीगल राइट्स को वेलकम किया, जो हर इंडिविजुअल को कुछ राइट्स दे रहे थे, बट उन्होंने उनकी लिमिट्स को भी पॉइंट किया। उनके ओपिनियन में जो पुअर लोग हैं उनके लिए ये फंडामेंटल राइट, ये कानून, ये सब मीनिंगलेस है। एंड उनके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट, दे कुड हैव देयर मीटिंग्स, उनकी कॉन्फ्रेंसेस, उनकी एसोसिएशंस। तो एसेंस ये था कि हमें एक ऐसी कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएट करनी पड़ेगी जो हर इंसान के अधिकार को प्रोटेक्ट कर सके। उन्होंने कहा कि मतलब हमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार मिल रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो इंसान गांव में रहता है उसके लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं, उसको तो नौकरी चाहिए, उसको अपनी सारी चीज़ें चाहिए। तो वो उस चीज़ पे एम्फोसिस करने लग गए थे। तो रंगा ने अटेंशन इस पे भी ड्रू की कि सेपरेटेड द ब्रॉड मासेस ऑफ इंडियन। और उन्होंने मतलब जो ये क्लेम रखा, इसने काफ़ी सारे अलग अलग डिबेट्स को भी शुरू किया। एक ग्रुप ने मेंशन किया, ग्रुप्स मेंशन बाय रंगा, उन्होंने ट्राइबल्स के बारे में भी किया कि ट्राइबल्स को भी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जो ट्राइबल क्लास से बिलोंग करते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो नया कि उनको भी, जो आदिवासी जिन्हें हम कह रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। सिंह स्पोक
उन्होंने कहा कि हमें ट्राइब्स को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है और उनकी जो कंडीशंस हैं उन्हें हेल्प करनी है कि वो जनरल पॉपुलेशन, क्योंकि ट्राइब्स जो लोग ट्राइब्स में रह रहे थे, जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, वो चाहे हम किसी भी और इंसान की बात करें, चाहे वो पुअर है, चाहे वो किसी रिलीजन, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, किसी से भी बिलोंग करता है, बट ये ट्राइबल जनरल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे। इन लोगों को तो अभी कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। जो इंसान सिटी में या विलेज में रह रहा है, उनके कंपैरिजन में ट्राइबल लोगों को उस जनरल पॉपुलेशन के लेवल पे लाना पड़ेगा। ट्राइब्स वर नॉट न्यूमेरिकली माइनॉरिटी, ये नहीं था कि ट्राइब्स की पॉपुलेशन कम थी, ये नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, बट उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बोला कि उनका जो लैंड है उसको सेटल करने की ज़रूरत है, और जो ये फॉरेस्ट से उनको वंचित किया जा रहा है, उनको अलग अलग जगहों पे फोर्स किया जा रहा है कि वो मूव करें अपने नए घरों की तरफ, हमें उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इन लोगों का, जैसे हम लोगों के विलेज या सिटी हमारा घर है, इन लोगों का फॉरेस्ट घर है, तो हमें उस जगह को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। इन लोगों को प्रिमिटिव और बैकवर्ड की तरह परसीव किया गया कंपेयर टू जो बाकी की सोसाइटी है, जो मैंने बोला कि जनरल पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में। एंड उन्होंने ये बोला कि जो ये इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस है, जो ये ट्राइबल्स के साथ बाकी की पॉपुलेशन का जो गैप है, इसको हमें पूरा करने की और हमें मतलब एक लेवल पे लाने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देने हैं, बट रिजर्वेशन देने की इन लोगों को ज़रूरत है, ताकि इनकी रिप्रेजेंटेशन भी बनी रहे। तो उनमें अदर्स की वॉइस उठ रही है और ट्राइब्स की भी उठे, उनकी भी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वी वर सप्रेस्ड फॉर 1000 years। तो जो डिप्रेस्ड कास्ट थी, डिफाइन किया गया, तो नेशनल मूवमेंट जो अंबेडकर ने डिमांड किया था पहले, सेपरेट इलेक्टोरेट, जो डिप्रेस्ड क्लास थी उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, बट महात्मा गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया तो ये जो डिवीजन है ये हमेशा के लिए हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑपोजिशन आया, एक डिबेट होने लगी कि किस तरीके से, जब इनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिल रहा तो इन्हें किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। कुछ लोग जो डिप्रेस्ड क्लास के थे, कास्ट के थे, उन्होंने एम्फोसाइज किया कि ये जो अनटचेबल वर्ड यूज होता है हमें ये पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए और सिर्फ सेफ गार्ड, हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस टर्म का भी, हमें ये टर्म भी अच्छी नहीं लगती है। तो जो उनकी डिसेबिलिटीज हैं, वो सोशल नॉर्म्स, जो लोगों के अंदर एक भेदभाव की भावना है, मॉरल वैल्यूज हैं, उनके कारण भी उनको औरों से दूर किया जाता है। सोसाइटी उनको सर्विसेज और लेबर के लिए यूज करती है, तो एक सोशल डिस्टेंस उनके साथ भी है। तो इस कारण से वो और लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते, उनको टेम्पल्स में आने नहीं दिया जाता। तो जे नगप्पा ने, ये मद्रास के थे, उन्होंने बोला था कि वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर्ड, कि अब हम और सफ़र नहीं करेंगे, हम बहुत सफ़र कर चुके हैं पर अब हम और नहीं करेंगे। हमें रियलाइज़ हो चुका है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें पता है हमारे एसेट्स क्या हैं, हमारा मतलब ट्रेजर, हमारे एसेट्स क्या हैं, तो हमें पता चल चुका है। तो उन्होंने जो नंबर है न्यूमेरिकली, डिप्रेस क्लास जो है वो माइनॉरिटी नहीं है, उन्होंने बोला। जैसे जो ट्राइबल्स हैं ये भी माइनॉरिटी न्यूमेरिकली नहीं थे, इन अ सिमिलर वे जो ये डिप्रेस्ड क्लास है ये भी माइनॉरिटी नहीं है। 20 से 25% जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20 से 25% का हिस्सा जो था वो डिप्रेस्ड क्लास का था। तो वो सिस्टमैटिक जो ये मार्जिनलाइजेशन है वो इसके कारण सफ़र कर रहे थे, वो न्यूमेरिकली कम होने के कारण सफ़र नहीं कर रहे थे, उनके पास एक्सेस नहीं थी एजुकेशन की। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था उसमें उनका कोई हाथ नहीं होता था। जब एक बार पार्टीशन का वायलेंस हो गया तो अंबेडकर भी, उन्होंने भी आर्ग्यू नहीं किया सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया तो ना ही सिर्फ
वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, बट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो वो गैप कम करना चाहते हैं वो कभी कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पार्टीशन में उस चीज को देख चुके थे। और गांधी जी ने भी इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा अनशन किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं ये चीज को नहीं सपोर्ट कर सकता कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट करें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली रेकमेंड किया कि जो अनटचेबिलिटी है इसे अबॉलिश किया जाएगा। हिंदू टेम्पल्स को अब सबके लिए ओपन किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जो ये डिप्रेस क्लास है इनको लेजिस्लेचर्स में सीट मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में इनको जॉब रिजर्व्ड होगी फॉर लोअर कास्ट। इन सब रिकॉग्निशन के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स जो सॉल्व नहीं हो पाई वो थी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। वो क्योंकि इतनी जल्दी आप कोई चीज नहीं सोच सकते कि सोसाइटी से निकल जाए, तो थोड़ा सा वक्त लगा। ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन देयर हैड टू चेंज द एटीट्यूड। सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज किया, बट डेमोक्रेटिक पब्लिक आई, अब सबके पास बराबर के अधिकार थे। तो उस कारण से इस विचारधारा को भी वेलकम किया गया कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, बट अब इन लोगों को कुछ बेनिफिट्स, जो चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब इनको प्रोवाइड की गई हैं। अब ये अनटचेबिलिटी अबॉलिश की जा चुकी है, हिंदू टेम्पल सबके लिए ओपन किए जा चुके हैं, लेजिस्लेचर में सीट्स दी जा रही हैं, और जो इनकी जॉब्स हैं वो भी इनको मिलेंगी। तो देवर रिकॉग्नाइज्ड। तो धीरे धीरे ये चेंज सोसाइटी में आने लगा था। द पावर ऑफ द स्टेट, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे डिस्कशन हुई, और इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच में पावर को किस तरीके से डिवाइड किया जाए। वो डिवीजन को लेके एक प्रॉपर डिस्कशन चल रही थी। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो। इस बात को जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट कर रहे थे। एज पर द लेटर, जो अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि अब जब हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टीशन है वो सेटल हो चुका है, तो अगर हमें अब आगे अपने देश की इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखना है तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम सेंटर को वीक नहीं कर सकते। सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो स्ट्रांग होनी ज़रूरी है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये बात जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनको किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने ये कहा था क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग सेंटर होना अब ज़रूरी है, ताकि आगे जाके दोबारा से ऐसी कोई सिचुएशन ना अकर हो और हमारे देश में एक शांति बनी रहे, सब एक दूसरे के साथ रहें, कॉमन कंसर्न रहे, उसके लिए पूरे देश का साथ में रहना। और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, ताकि अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है तो आप पूरी दुनिया के आगे स्ट्रांगली खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इन सब वजह से उन्होंने बोला कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया तो थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। कौन से? पहला यूनियन, दूसरा स्टेट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। और हर चीज को इन तीनों लिस्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो भी ड्यूटीज हैं वो या तो यूनियन यानी कि जो सेंटर के अंडर आएंगी, या स्टेट के अंडर आएंगी, या कंकरेंट के अंडर आएंगी। जो कंकरेंट में आती हैं वो स्टेट और सेंटर दोनों में डिवाइड हो जाती हैं। इन सब में ऐसे टास्क लिखे हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। स्टेट के टास्क सेंटर नहीं कर सकता, और सेंटर के जो उनको ड्यूटी स्टेट की गई हैं सेंटर को, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जो फर्स्ट लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है वो ये, और सेकंड लिस्ट जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड लिस्ट जो है वो सेंटर और स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। हाउएवर काफ़ी सारी जो आइटम्स हैं वो एक्सक्लूसिवली यूनियन कंट्रोल में यानी कि सेंटर में दी गई हैं अदर फेडरेशंस की जगह, और काफ़ी सारी कंकरेंट में मूव की गई हैं इन अ डिज़ायर कि दोनों मिल के, सेंटर और स्टेट मिल के काम कर सकें। बिसाइड्स आर्टिकल 356, जो आर्टिकल 356 है उसने सेंटर को ये पावर दी है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंटर टेक ओवर कर सकती है अगर गवर्नर रेकमेंड करता है। क्या हो रहा है इसमें?
एक आर्टिकल, ये आर्टिकल आपको समझ आ रहा है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 356 सॉरी, ये आपको ये स्टेट करता है कि अगर गवर्नर सेंटर गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि कंट्रोल ठीक नहीं है या कोई भी ऐसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कंडीशन है, तब उनके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर्स को, उस स्पेसिफिक स्टेट की पावर को अपने कंट्रोल में ले सकती है। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टेट है ए और इनके गवर्नर हैं मिस्टर 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 वन कह लेते हैं हम इनको। ये मिस्टर वन है, ये यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अब इस स्टेट में इनको लगता है कि कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स हैं उनमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, या सपोज इलेक्शंस होने वाले हैं तो उस टाइम का जो गैप आता है, तो उस टाइम पे इनके रिकमेंडेशन पे सेंटर गवर्नमेंट इस स्टेट को कंट्रोल कर सकती है। और ये अधिकार किस बेसिस पे है? ये अधिकार है आर्टिकल 356 के अधिकार पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरेशन उसमें है। इन सम केसेस जो टैक्स है, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, कंपनी टैक्सेस, ये सेंटर के पास आता है। अदर टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स और एक्सरसाइज ड्यूटीज हैं, ये स्टेट शेयर करती है। कुछ अदर केसेस जैसे एस्टेट ड्यूटी, ये असाइंड देम होली टू द स्टेट। देखो, जो कुछ टैक्सेस जैसे कि कस्टम ड्यूटीज और कंपनी टैक्सेस हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। इनकम टैक्स और एक्सरसाइज जो है ये शेयर होते हैं, सेंटर को शेयर करने पड़ते हैं विद स्टेट। लेकिन जो ये एस्टेट ड्यूटीज होती हैं ये कंप्लीटली स्टेट के कंट्रोल में होती हैं। मीनवाइल लेवी और कलेक्ट करना टैक्सेस को ऑन देयर ओन, दिस इंक्लूडेड लैंड और प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल्स टैक्स एंड ह्यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स जो कि है बॉटल्ड लिकर। लिकर से स्टेट और इन सबको बहुत ज़्यादा टैक्स और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमने भी देखा ही था कि दिल्ली में कितनी सारी लिकर शॉप्स खोल दी गई थी पीछे, तो उनसे स्टेट को बेनिफिट मिलता है। जो दिल्ली की स्टेट में यहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई है, तो दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, बट यहाँ के उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारा का सारी जो चीज़ें हैं, इनसे इनको स्टेट अपनी मर्जी से जितना चाहे टैक्स लगा सकती है। जैसे अपने पीछे भी हमने देखा था कि जब पेट्रोल के बहुत ज़्यादा रेट बढ़े थे, तो कुछ स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह, कुछ स्टेट्स में ये चीज़ हमने नोटिस की थी कि स्टेट ने अपना जो शेयर ऑफ टैक्स था वो रिड्यूस कर दिया था, जिससे पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो गया था। तो इसी तरीके से जब आप एक स्टेट के पास अथॉरिटी होती है कि वो कितना लेवी करे टैक्स और कलेक्ट करे, तो लैंड का और प्रॉपर्टी का जो ये टैक्स है, या फिर जो ये ह्यूजली प्रॉफिटेबल बॉटल्ड लिकर, इससे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड होता है। सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। अब इस बात पे डिस्कशन शुरू हुई क्योंकि सेंटर को पावर ज़्यादा दी गई। क्यों पावर दी गई? क्योंकि हमारे अंदर फियर था पार्टीशन के बाद का, और वी वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इस चीज़ पे जब डिबेट शुरू हुई तो के संथनातम, ये भी मद्रास के थे, उन्होंने बोला अ रीएलोकेशन ऑफ पावर वाज नेसेसरी। उन्होंने कहा कि पावर को डिवाइड करना, बांटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथन नॉट ओनली स्टेट्स बट ऑल्सो सेंटर। अगर पावर को डिवाइड किया जाएगा तो स्टेट्स के पास भी पावर आएगी और सेंटर भी स्ट्रांग होगा। और उन्होंने कहा कि जो पावर ऑफ सेंटर है ये बहुत ऑब्सेशन होगा, और इसीलिए हमें, दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि सेंटर, मतलब ये मिसकंसेप्शन है कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सेंटर बहुत ओवरबर्डनड हो जाएगा क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और वो बहुत ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो कुछ फंक्शंस जो हैं सेंटर के वो ट्रांसफर करने चाहिए स्टेट को, एंड सेंटर कुड इन फैक्ट मेड स्ट्रॉन्गर। अगर इतने सारे काम सेंटर को दे देंगे तो सेंटर ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए ये बेहतर रहेगा कि कुछ पावर्स जो है सेंटर की वो स्टेट को दे दी जाए। एज फॉर द स्टेट, संथनाटनम फेल्ट कि एलोकेशन ऑफ पावर वुड क्रिपल देम। अगर उनको एलोकेट कर दी उनकी पावर्स तो उन्हें क्रिपल कर देगा।
फिस्कल प्रोफेशंस जो हैं उन्होंने जैसे मोस्ट ऑफ द टैक्सेस जैसे लैंड रेवेन्यू हैं उनके अलावा सारे टैक्सेस सेंटर की तरफ प्रिजर्व थे। तो उन्होंने कहा कि अगर फाइनेंस ही नहीं होगा स्टेट के पास तो वो कैसे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स पे काम करेंगे। मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता, इन यूनिट हैज कम टू द सेंटर। आई कैन नॉट एजुकेट माई पीपल, मैं सैनिटेशन नहीं दे सकता, मैं पढ़ा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि यूनिटरी जो सिस्टम है इसमें थोड़ा सा चेंज आने की ज़रूरत है। तो उन्होंने रिवोल्ट अगेंस्ट द सेंटर। मैनी अदर प्रोविंसेस एकोर्ड, उन्होंने भी फेयर किया कि जो कंकरेंट और यूनियन लिस्ट है इसमें सारी ड्यूटीज हैं, बट पावर और एक्सक्लूसिवली सेंट्रलाइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट फिर भी फाइनली एंड में यही कंक्लूड हुआ कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर होने से आप इंटरनेशनली एक बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप पीस और हार्मनी कंटिन्यू कर सकते हो, आप एज अ होल कंट्री को देख पाओगे। और बहुत सी डिबेट्स थी, कुछ पावर्स ऐसा नहीं है स्टेट को नहीं दी गई, ऑब्वियसली काफ़ी सारी पावर स्टेट को भी दी गई थी, काफ़ी सारी चीज़ों में टैक्स लेवी करने के अधिकार भी स्टेट को दिए गए, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को भी एग्री किया गया। वी वॉन्ट टुडे इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब देखो ये एक डिस्कशन हमने देखी जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ पावर स्टेट को भी दो, ऑल्दो कुछ हैं बट और ज़्यादा दो। अब ये एक दूसरी डिबेट का, इसी डिबेट में एक पक्ष कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रखो, दूसरे कह रहे हैं कि स्टेट को पावर दो। तो हमने स्टेट वाला देख लिया, अब हम दूसरे पार्ट ऑफ डिस्कशन में देखेंगे। वो कहेंगे कि अब आप स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दो, हम चाहते हैं कि सेंटर स्ट्रॉन्ग हो। तो इस डिस्कशन को अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक के पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये आप ज़रूर अपनी बुक में या तो हाईलाइट कर लो या कहीं नोट्स लिख रहे हो तो लिख लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू के तौर से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप क्वेश्चन, अगर आपको इससे रिलेटेड आए और आप आंसर में ये डेट्स मेंशन करते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ये डेट्स और सब आप अभी से शुरू से याद करोगे तो एंड में आपको जाके कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि सब चीज़ों को टाइमलाइन फॉर्मेट में याद करने की। मैं भी इसकी टाइमलाइन वाली वीडियोस भी डिस्कस करूँगी आगे जाके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।